नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर नंबर 24 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। साथियों, इस बाल विकास प्रैक्टिस पेपर पर हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सारे प्रश्न भी संभावित हो सकते हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर में संपूर्ण आपके बाल विकास के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण 30 प्रश्न यह आपके किए गए हैं। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हैं, कुछ पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ संभावित प्रश्न हैं। जी हाँ, और इसके पहले आप सभी को पता होगा 23 प्रैक्टिस पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं और सभी सब्जेक्ट को मिला के 75 प्लस जो है प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर एग्जाम के पहले सारे प्रैक्टिस पेपर आप लोग अटेंड कर लेते हैं तो वादा करता हूं दोस्तों, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का आप लोग स्कोर जो है आसानी से बेहतर कर पाएंगे। और आपको यह पता है यह स्कोर सिलेक्शन वाला स्कोर है, सिलेक्शन की गारंटी वाला स्कोर है। तो चलिए आपके इस प्रैक्टिस पेपर को शुरुआत करते हैं। 30 में से जान लेते हैं आपका इसमें फीडबैक क्या मिलता है, आपका स्कोर क्या होता है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। नवीन ज्ञान की प्राप्त होती है, रटने से होती है, ज्ञान के स्थानांतरण से होती है, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो नवीन ज्ञान की जो प्राप्त होती है वह किससे होती है? आप सभी जानते हैं, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? इसके पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कौन कौन से संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। देखिए, संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना और दूसरे के संवेगों को पहचानना, ये तीनों जो है संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। लेकिन आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता, तो विभेदन सभी लोग पता है, एक अलगाव से संबंधित है, एक निगेटिव नकारात्मक प्रश्न होता है। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि से आपका संबंधित नहीं होगा, वह होगा डी ऑप्शन। और भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व होते हैं, जो कि हमने पिछले प्रैक्टिस पेपर में जिक्र भी किया था कि जॉन मेयर व पीटर शेल्वो द्वारा बताए गए ये 5 तत्व कौन हैं? अपने आप को अभिप्रेरित करना, अपने संवेगों की पहचान करना तथा प्रबंधन करना, दूसरे को अभिप्रेरित करना, दूसरे के संवेगों को समझना और आपके अंतर व्यक्तिगत संबंध को ठीक ढंग से संचालित करना। ये 5 तत्व हैं संवेगात्मक बुद्धि के, जो आपके एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन, गृहिणी, टीचर्स बंधु, शिक्षक बंधु, टीचर्स परिवार, टीचर्स फैमिली, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को सर्वोपरि करना। जी हाँ, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे आपके जीन पियाजे जी हैं, आसुबेल जी हैं, रिचर्ड सचमैन जी हैं, या जॉन डीवी महोदय जी हैं। जी हाँ, आपका कमेंट क्या कह रहा है? एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे आपके आसुबेल महोदय जी। जी हाँ, जब भी एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप की बात की जाती है, आसुबेल महोदय जी का जिक्र हो ही जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है ऑलरेडी। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। फीडबैक आप लोगों को बेहतरीन देना है और स्कोर बेहतर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी अन्वेषण सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट की बात करेंगे। ये भी प्रश्न को हम जिक्र कर चुके हैं क्लास पर। अनुदेशन सामग्री, देखिए अनुदेशन जो सामग्री की बात करें तो छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी सामग्री और ऑडियो कैसेट हो गया, ये हमारे अनुदेशन सामग्री है। लेकिन आपका जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है यह अनुदेशन सामग्री पर नहीं आता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है साथियों, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, समूह संप्रेषण कहते हैं, जन संप्रेषण कहते हैं, अंतः व्यक्ति संप्रेषण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया गया। यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर सभी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा, अपना अपना स्कोर, अपना अपना फीडबैक। तो साथियों, आत्म संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण कहा जाता है। आप जानते हैं आत्मगत या आपका अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के मन में संपन्न होती है। आत्मगत संप्रेषण के अंतर्गत आत्मचिंतन, भाव, विचार, अनुभव, आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना, पूजा आदि मन के अंदर चलने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।
और संप्रेषण की इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, वह स्वयं होता है। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को हम सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन के जैसे मॉडरेट क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा, दृश्य दो तरफा। देखिए आप पता है कि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हमारे मीटिंग वगैरह होती थी, टीचर्स की बात करें चाहे बच्चों की बात करें, ठीक है, क्लासेज भी ऑनलाइन होती थी। तो ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है वह किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत इसको किया जा सकता है, तो ये दृश्य शब्द दो तरफा क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो यह दृश्य शब्द दो तरफा आपका प्रकार में संचार में वर्गीकृत किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, आपके एडुसेट के माध्यम से सीखना या उपरोक्त सभी। देखिए सूचना संप्रेषण तकनीक में आपके ये तीनों शामिल है, ऑनलाइन, वेब और एडुसेट, उपरोक्त सभी वाला जो हमारा दिया गया है, यह डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, अधिगमकर्ता व्यक्तित्व भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए या अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि अधिगमकर्ता व्यक्तित्व विधाएं प्रदर्शित करती हैं, अतः एक शिक्षक के रूप में विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतवाद के प्रवर्तक है वर्दीमर, कोफा एवं कोहलर, कोफा थार्नडाइक एवं कोहलर, कोहलर कोफा एवं फ्रायड, वर्दीमर फ्रायड एवं कोहलर की बात करेंगे। देखिए हमने जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो डिटेल के साथ बताते हैं, और ये प्रश्न इसीलिए बताते हैं क्योंकि किसी टाइप से इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो सूझ द्वारा सीखने के आपके समाकृतिवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपके वर्दीमर, कोफा एवं कोहलर माने जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जा रही, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है यह अनुप्रयुक्त विज्ञान कहलाता है। क्या है, अनुप्रयुक्त विज्ञान कहलाता है, नोट कर लीजिएगा। काफ़ी बारे यह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रश्न हर प्रत्येक टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। मानव विकास परिणाम होता है, आर्थिक कारकों का परिणाम होता है, वंशागत एवं वातावरणीय कारकों का, धार्मिक कारकों का या अभिप्रेरण कारकों का परिणाम होता है। तो मानव विकास किसका परिणाम होता है, वंशागति एवं वातावरणीय कारक दोनों का यह परिणाम होता है। यह आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता का या अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया से है, अधिगम स्थितियों से है या उपरोक्त सभी से है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो संबंधित है आपके सभी जानते हैं अधिगमकर्ता से भी होता है, अधिगम प्रक्रिया से भी होता है और अधिगम स्थितियों से भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम संबंधित है टालमैन से, थार्नडाइक से, गेने से या ब्रूनर से संबंधित है। जी हाँ, श्रृंखला अधिगम की बात करेंगे तो श्रृंखला अधिगम जो आपका संबंधित है यह आपके गेने महोदय जी से संबंधित है, और रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत श्रृंखला अधिगम को वर्णित किया है, जो गेने द्वारा वर्णित अधिगम का तीसरा प्रकार है। गुथरी ने सन 1955 में गामक श्रृंखला अधिगम का वर्णन किया था। अगर प्रश्न आ गया कि गामक श्रृंखला अधिगम की अगर हम बात करें तो ये आपके गुथरी महोदय जी का है, और 1995 में गामक श्रृंखला को इन्होंने वर्णित किया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से, इसलिए यह प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। किशोर अवस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा है, कोल ने, विलियम्स मैकडूगल ने, स्टेनले हॉल ने या विक्रसन ने कहा है।
तो किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव व तूफान व संघर्ष की अवस्था है। ये सभी जानते हैं किसका कहना है, स्टेनले हॉल महोदय जी का कथन है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले आपके जॉन डीवी हैं, कोहलर महोदय जी हैं, विलियम जेम्स हैं या जेबी वाटसन की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु। तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन करने वाले हैं वह आपके जेबी वाटसन। जी हाँ, व्यवहारवाद का जब भी जिक्र होता है, व्यवहारवाद का जब जिक्र होता है, जेबी वाटसन महोदय जी का नाम सर्वोपरि आता है। जी हाँ, वाटसन व्यवहारवाद। वाटसन के इस सूत्रीकरण के बाद व्यवहारवाद अमेरिकी मनोवैज्ञानिक में प्रमुखता प्राप्त जो है करता चला गया और आपके एडवर्ड गुथरी, क्लार्क हल, B.F. स्किनर ने व्यवहारवाद के सिद्धांत को अधिक परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं, मौलिकता होती है, प्रभावशीलता होती है, लचीलापन होता है, उपरोक्त सभी होता है। ये आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न, इसलिए दोबारा यह प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? देखिए, सृजनात्मकता मौलिकता भी होता है, प्रभावशीलता भी होती है और लचीलापन भी होता है। इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का प्रयास करता है या विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का या उपरोक्त सभी का। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। जब आपकी नियुक्त होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप ये बताइए आपके कक्षा कक्ष में आपके जो है प्रयास क्या होगा? आपका प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, आपका प्रयास होना चाहिए विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, आपका प्रयास होना चाहिए शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को सहायक अधिगम वातावरण देने का। अर्थात ये तीनों प्रयास होने चाहिए एक शिक्षक के रूप में कक्षा कक्ष में। उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं दिया गया है? जेबी वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक या वर्दीमर गेस्टाल्टवाद, सभी बताइए। देखिए, आप जानते हैं कि वाटसन महोदय जी व्यवहारवाद का है प्रवर्तक है, हम जिक्र भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन पर। और जीन पियाजे जी का नाम आता है तो संज्ञानात्मक विकास सभी जानते हैं। जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा जो आपका दिया गया है, चौथे में वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय, ठीक है, सभी लोग जानते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रवर्तक आपके वर्दीमर महोदय जी हैं। तो ये 3 हमारे सही दिए गए हैं, लेकिन जॉन डीवी संरचनावाद का जो हमारा ऑप्शन गलत दिया गया है। देखिए, जॉन डीवी की अगर बात करें, जॉन डीवी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक हैं। और मनोवैज्ञानिक में संरचनावाद या संरचनात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंड तथा एडवर्ड ब्रडफोर्ड टिचनर द्वारा विकसित एक क्या है, एक चेतना का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। 19वां प्रश्न क्या दिया गया है? मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या अपरिपक्वता की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन गृहिणी। ये समय है, यह मौका है सिलेक्शन वाला, और एग्जाम के पहले जितनी आप प्रैक्टिस पेपर अटेंड कर सके उतना आपके लिए एग्जाम के दर से, सिलेक्शन के दर से बहुत ही बेहतर होगा। जी हाँ, अभी भी समय है आपके पास। अगर आपका एग्जाम, ठीक है, 2-4 दिन, हफ्ते दिन बाद है, तो आप बेहतर सारे प्रैक्टिस पेपर को अटेंड कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और मैं ये आपको बता चुका हूँ कई बार, 3 सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर हैं। एक पेडागॉजी होती है, सभी सब्जेक्ट की पेडागॉजी, बाल विकास, ठीक है, ये 2 अगर टॉपिक हैं, 2 टॉपिक में आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंसेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं। कंसेप्ट आप, मुझे पता है कि 60 से 70% कंसेप्ट को क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन गाड़ी वहीं फंसती है सिलेक्शन में, पेडागॉजी पर, शिक्षा शास्त्र पर पड़ती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या अपरिपक्वता की बात करेंगे। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, देखिए मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण सहनशीलता होता है, सामंजस्य की योग्यता होती है, आत्मविश्वास होता है। अपरिपक्वता जो अपने आप में निगेटिव, नकारात्मक दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका नकारात्मक, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि शिक्षण वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, वह आगमन प्रतिमान है, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान है, प्रश्न प्रशिक्षण प्रतिमान है या विकासात्मक प्रतिमान है। जी हाँ, शिक्षण
का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, वह हमारा संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है जो कथन से रिलेटेड है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और आपको पता है 1-2 प्रश्न कथन या स्टेटमेंट से जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा किसकी है? जी हाँ, एक बार प्रश्न को रिपीट करेंगे। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरे के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की जो यह परिभाषा है आपके N.L. गेज महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह आपका अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, सापेक्षता का नियम। तो आप सभी जानते हैं जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह आपका प्रभाव के नियम पर आ जाएगा। और थॉर्नडाइक महोदय जी ने 3 नियम दिए हैं जो हम जिक्र कर चुके हैं, आपके अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। मनोवैज्ञानिक ने गौड़ नियम थॉर्नडाइक महोदय ने 5 बताए हैं। पहला आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मक्रिया का नियम और साहचर्य क्रिया का नियम। अगला प्रश्न है साथियों, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वे आपके अल्फ्रेड एडलर हैं, सिगमंड फ्रायड महोदय जी हैं, कार्ल जुंग जी हैं या गार्डनर महोदय जी हैं। तो आप सभी जानते हैं, भली भांति परिचित है इस प्रश्न से कि मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वे आपके सिगमंड फ्रायड महोदय जी हैं। जी हाँ, जब भी मनोविश्लेषण का जिक्र होता है सिगमंड फ्रायड महोदय जी का जिक्र आ ही जाता है, नाम आ ही जाता है। देखिए मनोविश्लेषण की बात करेंगे, ठीक है। मनोविश्लेषण जो होता है ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचारों उपायों का समुच्चय है जिसमें कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी आगे योगदान किया है। और मनोविश्लेषण मुख्यतः क्या होता है, मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु उसे समाजों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं या प्रतिपादित करता हैं क्लार्क एल हल हैं, आपके फ्रायड महोदय जी हैं, मैस्लो हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपकी अगर एमपी टेट की बात करें 4-5 मनोवैज्ञानिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऑलरेडी हम आपके थॉर्नडाइक, जीन पियाजे जी इनसे संबंधित ऑलरेडी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न ऑलरेडी हम क्लास से वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए, देखिए। और आने वाले जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है, वो भी हम जल्दी आपके वीडियो करने वाले हैं, वो क्लास करने वाले हैं जो प्रमुख सिद्धांत रहेंगे, क्योंकि सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है सिलेक्शन की दृष्टि से पेडागॉजी पर। तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास के सिद्धांत के प्रदाता या प्रतिपादक करता वाले कौन है आपके क्लार्क एल हेल। जी हाँ, जब भी प्रेरणा प्रबलन ह्रास की बात की जाए क्लार्क एल महोदय का नाम जिक्र आप लोगों को कर लेना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक क्लार्क एल हेल के द्वारा 1915 में किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक है, तो आपके क्लार्क हेल की है, नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में इस सिद्धांत का गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, जैविकी अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकरण का उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब आपका अगर गणितीय सिद्धांत आए, परिकल्पित निगमन सिद्धांत आए, आवश्यकता अवकलन आए, जैविकी अनुकूलन आए, सबलीकरण आए, उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत आए, ये सारे सिद्धांत आपके क्या है, यही सिद्धांत है। ठीक है, अधिगम के प्रबलन का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक आपके क्लार्क एल हेल महोदय जी हैं। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है कि शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान होते हैं। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित है। शिक्षण उद्देश्य जैसा कुछ नहीं है, या शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है। देखिए ऐसा जो कथन जो हमारा सही दिया गया हो, इस प्रकार के प्रश्न हमें कन्फ्यूजन कर देते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करना है, सिलेक्शन को आसान करना है। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ,
अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन है? लक्ष्य एवं उद्देश्य है, उद्देश्य एवं संरचना है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन है, या उपरोक्त सभी है। मेरे सभी प्यारे में शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। लगभग 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 4 से 5 प्रश्न और बचे हैं इस प्रैक्टिस पेपर पर। तो शिक्षण प्रतिमान के जो तत्व कहलाते हैं वह आपके दोस्तों लक्ष्य एवं उद्देश्य भी होता है, उद्देश्य एवं संरचना भी होता है, और सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, सही जोड़े का यहाँ पे चयन करना है कि ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, शुक्रात निष्प्राप्त शिक्षण प्रतिमान के, आपके फ्लेंडर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के, आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के। सही जोड़े का हमें चयन करना है। आपके अकॉर्डिंग सही जोड़ा कौन सा है? देखिए, आसुबेल महोदय का जब भी जिक्र होता है तो आप जानते हैं कि अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? आपके आसुबेल महोदय जी हैं। और 2 और पूछे जाते हैं। एक आता है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, इसके प्रतिपादक लॉरेंस व डेविस हैं, और एक और आता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसके आपके रॉबर्ट ग्लेशियर जी हैं। दोनों नोट कर लीजिएगा। और आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडागोजी, एंड्रोगोजी, एटोलॉजी, साइकोलॉजी। देखिए, सभी जानते हैं, समझते हैं। कभी कभी 2 प्रश्न पे आप लोग मुझे पता जिक्र हो सकते हैं पेडागोजी साइकोलॉजी में, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को पेडागोजी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न पर आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। आपका फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है, शर्मा नहीं। साथियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जिसे हम दिव्यांगजन बोलते हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? उन्हें अलग विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें समान विद्यालय में हो विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें केवल घर में शिक्षा मिलनी चाहिए, या केवल उनके माता पिता को शिक्षा दी जानी चाहिए? देखिए, जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांगजन बालक बालिकाएं बच्चे होते हैं, तो इनको जो है किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? उन्हें समान विद्यालयों में ही विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा यहाँ पे देनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 16 वर्ष, 4 से 14 वर्ष, या 4 से 16 वर्ष की बात करेंगे। सभी जानते हैं। देखिए, आरटी एक्ट से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। आरटी एक्ट 2009, आपके एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021-22 से 2020-21 की जो है उससे संबंधित भी प्रश्न कर चुके हैं, और इन सारे से एक एक दो दो प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो हम इंडी स्क्रीन पर दे देंगे। 3 सारे आपके एनसीएफ हो गया, आपका आरटी एक्ट 2009 हो गया, और आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन तीनों से जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, और इस प्रश्न का फीडबैक सभी जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही कम समय है, जितना हो सके बेहतर यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करें, अपने तैयारी को जांचें परखें, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन को लेकर, कुछ नए प्रश्नों को लेकर जो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है, तो हम वो प्रैक्टिस पेपर लेकर आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर देखिए, जितना हो सके तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए। और जायसवाल सर हमेशा कहते हैं कि शिक्षा ही प्रकाश है, और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यही है कि माँ सरस्वती सभी के लिए सहाय हों और सभी को सद्बुद्धि दें, और एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा बुद्धि दें, ताकि आप लोग सही करेक्ट आंसर कर पाएँ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।